Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. So, let us start today's class. We will continue with the same chapter, that is cell. Okay. We had already studied about cell wall and cell membrane, right? In the previous class, we have completed Yes, sir. cell membrane and the different types of transport, active, passive, all those things. Correct. So, today we are studying a new topic. Okay. So students, today's first topic is endoplasmic reticulum. Obviously, we are studying the components of eukaryotic cell, right? So we are done with cell wall and cell membrane. Next component we are studying is endoplasmic reticulum. Students, it is abbreviated as ER. That means endoplasmic reticulum, and it is a complex. It is a complex network of membrane-bound tubules. It is a complex network of membrane-bound tubules. Okay. And okay, let me show it to you. Suppose this is a cell and this is the nucleus. अच्छा, न्यूक्लियस का पोर जो होता है, आई मीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो कंटिन्यूअस होता है क्या? नहीं होता है, उसमें पोर्स होते हैं. ठीक है. एंड इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी में से निकलते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऐसे ऐसे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस. ठीक है, ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से ही शुरू होता है एंड ग्रोज आउटवर्ड्स. ओके. एंड दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. बहुत सारे ट्यूबुल्स ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं. दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, लेट अस नाउ. बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं. व्हाट आर दे? एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? देखो, अगर ये वाले रेटिकुलम के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको. ठीक है, these are present like this. So since the surface of the endoplasmic reticulum is rough, it is called rough endoplasmic reticulum. And what are these beads? ये जो beads आपको दिख रहे हैं rough endoplasmic reticulum के ऊपर, कौन से beads हैं? These are ribosomes. Ribosomes. Okay. ये सब आपने पढ़ा है ऑलरेडी. ठीक है. तो rough endoplasmic reticulum contains ribosomes on their surface, on its surface. Okay. लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते. डज नॉट कंटेन राइबोसोम. ठीक है. अच्छा बच्चों, हम सबको पता है राइबोसोम का काम क्या है. क्या काम है इसका? Synthesize protein. प्रोटीन. सबको पता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम आरईआर के ऊपर लगे हुए हैं, तो आरईआर का फंक्शन भी क्या होगा? ठीक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. बच्चों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या नहीं है? राइबोसोम्स नहीं है. इसमें राइबोसोम्स नहीं है. ठीक है. तो इसने क्या काम कर रहा होगा? ये क्या काम कर रहा होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट सिंथेसाइजेस लिपिड. ठीक है. लिपिड सिंथेसिस is the function of smooth endoplasmic reticulum. समझ में आया ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो दो हिस्से हैं. एक हो गया रफ, एक हो गया स्मूथ. रफ के ऊपर लगे हुए हैं राइबोसोम्स. राइबोसोम्स के वजह से ये सिंथेसिस कर रहा है प्रोटीन. लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, उसका सरफेस एकदम स्मूथ है, प्लेन. और ये क्या काम कर रहा है? लिपिड सिंथेसिस. बच्चों, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं बताओ? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, कल पढ़ा था हमने, Phospholipid. Protein, mainly, carbohydrate, and lipid phosphate. okay, Phospholipid. okay, तो मेनली लिपिड एंड प्रोटीन. ठीक है.
तो मेनली लिपिड एंड प्रोटीन से बना है सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेजर फंक्शन होता है टू सिंथेसाइज सेल मेम्ब्रेन। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेजर फंक्शन होता है टू सिंथेसाइज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, तो ये पूरा समझ में आ गया। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारी चीजें बनते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट मी शो यू द डायग्राम। So here is the diagram of a endoplasmic reticulum। देखो बीच में आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाउंड्री से ही शुरू होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया आपका रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि देखो इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे हुए हैं राइबोसोम्स के। और ये हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका सरफेस जो है पूरा स्मूथ है। ठीक है, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया हम। प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर्ड इन राइबोसोम्स, प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर्ड इन राइबोसोम्स गेट ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने में कौन मदद करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, Yes, sir. नाउ फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस क्या है? इट प्रोवाइड सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म, क्योंकि बच्चों रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जाली। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क सा बना हुआ है सेल के अंदर, इट प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। और क्या काम करता है? एक्ट्स एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट। अभी हमने बोला जो प्रोटीन बनता है राइबोसोम से, उसका ट्रांसपोर्ट का काम किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्ट चैनल। और क्या काम करता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, बता चुका हूं मैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, and lipid and protein are synthesized in endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum is responsible for building cell membrane। समझ में आया ये सारे फंक्शंस? Yes, ओके sir. बच्चों देखो, सपोज ये एक सेल है, इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन होते हैं, बाइलेयर, यहाँ से ऐसे ऐसे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमने बोला इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, लिपिड्स के भी। ठीक है, और इसी के पास एक और ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इट इज लाइक दिस, ऐसे करके प्रेजेंट होता है। क्या नाम है इसका? कौन बता पाएगा? ऐसे करके प्रेजेंट। Golgi apparatus. एग्जैक्टली, दिस इज योर गोल्जी apparatus। योर गोल्जी apparatus। अच्छा, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया गोल्गी। अच्छा, गोल्गी apparatus जैसे कि आपको दिख रहा है, इसका एक कॉन्वेक्स फेस है, एक कॉनकेव फेस है, राइट। ये वाला फेस जो मतलब न्यूक्लियस की तरफ जो फेस है, ये कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स दिख रहा है ना? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इस कॉन्वेक्स फेस को हम बोलेंगे शीस फेस। इसको क्या बोलेंगे? शीस फेस। ओके, एंड दिस कॉनकेव फेस इज फेसिंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाला फेस इसको हम बोलेंगे ट्रांस फेस। समझ में आया? गोल्जी apparatus के या फिर गोल्जी बॉडी के दो फेसेस होते हैं, एक हो गया आपका शीस फेस, द कॉन्वेक्स फेस इज कॉल्ड शीस फेस एंड द कॉनकेव फेस इज कॉल्ड ट्रांस फेस। शीस फेस किस तरफ होता है? न्यूक्लियस की तरफ। दैट मींस इट इज टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है शीस फेस, एंड ट्रांसफेस जो होता है वो मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है, ओके, तो इसका फंक्शन देखते हैं बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीजें आ रहे हैं, यहाँ से निकल के जो चीजें आ रहे हैं, दे विल अटैच टू द शीस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus। ठीक है, शीस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus। ओके, तो देखो फॉर एन एग्जांपल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया आपका फैक्ट्री, जिसमें से एक शर्ट बन के आ गया। ठीक है, शर्ट का फैक्ट्री है, शर्ट बन के आ गया, लेकिन सिर्फ कपड़ा का शर्ट बना हुआ है, उसमें बटन्स नहीं लगे, उसमें जो एम्ब्रॉयडरी या फिर पैटर्न्स बनना था वो सब नहीं बने। ठीक है,
तो यहाँ से मतलब शर्ट बन के आ गया, कहाँ पे आ गया, गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस में क्या होगा, उसका मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा, मॉडिफिकेशन, मतलब बटन्स लगेंगे उसमें, जो डिजाइन या फिर पैटर्न्स बनाने हैं हमको, वो सब बनेंगे। किसमें बनेंगे, गोल्जी में बनेंगे। फिर उसके बाद क्या होना है, उसका पैकिंग होना है, ठीक है। तो उस चीज का अच्छे से पैकिंग होगा, कौन करेगा, गोल्जी apparatus. So the substances that are coming from endoplasmic reticulum is received by Golgi apparatus through C-space. C-space में उनका रिसीव हो गया। फिर गोल्जी क्या करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, जो चीज ऐड करना है ऐड कर देगा। सपोज यहाँ से लिपिड आया हुआ है, हमको चाहिए ग्लाइकोलिपिड, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोलिपिड, राइट। ये चीज कहाँ बनेगा, ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनेगा, गोल्जी apparatus में। तो गोल्जी apparatus उसको बनाने के बाद क्या करेगा, उसको पैकिंग करेगा, ऐसे ऐसे वेसिकल्स बनाएगा। गोल्जी apparatus ऐसे वेसिकल्स बनाता है, ठीक है। वेसिकल्स क्या होते हैं, वेसिकल्स आर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन समथिंग। वेसिकल वर्ड का मतलब है कंटेनर, स्मॉल कंटेनर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वेसिकल्स बनते हैं बच्चों। इस वेसिकल के अंदर होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस। आपका प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, या फिर ग्लाइकोलिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ऐसे ये सब सारे सब्सटेंसेस इन वेसिकल्स के अंदर पैक होके बाहर को जा सकते हैं। अगर इनका यूज सेल के अंदर यूज होना है तो सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गोल्जी apparatus का क्या फंक्शन हुआ बताओ। It helps in packaging. Its basic function is modification and packaging of substances synthesized by endoplasmic reticulum. समझ में आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो सिंथेसाइज होके आ रहे हैं जो सब्सटेंसेस, उनका मॉडिफिकेशन होगा और पैकेजिंग होगा, और क्या होगा, डिस्पैच होगा, ठीक है। जैसे ऐसे वेसिकल बना के डिस्पैच करता है ये, ओके। अगर सेल के अंदर यूज होगा तो सेल के अंदर डिस्पैच होगा, अगर सेल के बाहर जाना है आउट ऑफ द मेम्ब्रेन, इट विल बी रिलीज्ड आउटसाइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक एंजाइम बना हुआ है, एक एंजाइम बनाया है। सपोज लेट अस टेक दिस सेल इज अ पैनक्रियाटिक सेल, ठीक है। पैनक्रियाटिक सेल, पैनक्रियाटिक सेल समझ में आता है। पैनक्रियास जो ग्लैंड है समझ में आता है आपको, पैनक्रियास के बारे में पढ़े हो आप Yes, न्यूट्रिशन यस में, सर। ठीक है। तो पैनक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है कि नहीं। और एक चीज आपको जानना है, जितने सारे एंजाइम्स है ऑल आर प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो बच्चों अगर ये पैनक्रियाज का सेल है, ये क्या बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएगा, है कि नहीं। और ये जो एंजाइम्स है कौन से फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में। तो एक्चुअली पैनक्रियाटिक सेल के अंदर एंजाइम्स कौन बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। एंजाइम्स तो बन गए, लेकिन एंजाइम्स को कहाँ जाना है, इंटेस्टाइन में रिलीज होना है, इंटेस्टाइन मतलब सेल के बाहर जाना है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा एंजाइम, इसने बना दिया एंजाइम। एंजाइम आए किसमें, गोल्जी apparatus में। गोल्जी apparatus ने क्या किया, उसको पैकेज कर दिया, किसके अंदर, वेसिकल के अंदर, उसको बाहर फेंक दिया। बाहर मतलब आउटसाइड द सेल उस रिलीज कर दिया। आउटसाइड द सेल जो फूड मटेरियल होंगे, हमने जो खाया हुआ था उसके ऊपर एक्ट करेंगे एंजाइम, ठीक है। तो ऐसे करके कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus। तो गोल्जी apparatus का फंक्शन सबको समझ में आया, Yes, sir. ओके। यहाँ पे देखो नोट्स अबाउट गोल्जी apparatus। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स, और सिस्टर्ने, वो जो सैक्स हम देख रहे थे गोल्जी का, उसको बोलते हैं सिस्टर्ने, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टर्न। which are stacked parallel to each other, ऐसे पैरेलल, ऐसे ऐसे करके है ना पैरेलल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पैरेलली प्लेस्ड है बच्चों। इसका डिस्कवरी किया था कैमिलो गल्जी ने, ठीक है। गल्जी apparatus was discovered by a scientist कैमिलो गल्जी and it is named after his name only। देखो इसके दो फेसेस होते हैं, एक होता है सिस फेस या फिर इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, एक होता है ट्रांस फेस जिसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस, ठीक है। फॉर्मिंग फेस में क्या होता है, मटेरियल्स रिसीव होते हैं। मैच्योरिंग फेस में क्या होता है, वेसिकल्स पैकेज होके बाहर जाते हैं, ठीक है, ओके। और क्या चीज है इसमें, देखो मटेरियल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद सिस फेस एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस, ये बता चुका हूं मैं।
Okay, glycoproteins and glycolipids, glycoproteins and glycolipids are synthesized in Golgi apparatus. ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड मतलब लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये सारे कहाँ बनते हैं? गोल्जी में बनते हैं। ठीक है बच्चों, एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, lysosomes are also synthesized, lysosomes are synthesized in Golgi apparatus। बच्चों यूकैरियोटिक सेल का एक ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुइसाइडल बैग भी बोलते हैं इसको, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय Golgi apparatus। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मदर ऑफ लाइसोसोम इज Golgi apparatus। ओके, so this is how it looks like। Now comes lysosome। कहाँ बना? Golgi में बना हुआ है। What is this? These are membrane bound vesicular structures। These are membrane bound vesicular structures formed by the process of packaging in Golgi apparatus। It's already clear। Now, what do they contain? They contain hydrolytic enzymes। बच्चों लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, दे कैन डिसॉल्व एनीथिंग, राइट, दे कैन डाइजेस्ट एनीथिंग। तो क्या क्या एंजाइम्स है? फॉर एग्जांपल इसमें लाइपेजेस होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियजेस होते हैं। बच्चों लाइपेज जो दिख रहे हो यहाँ पे, लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ठीक है, प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीएज डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेजेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे न्यूक्लियजेस डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड्स लाइक DNA and RNA, and all these enzymes are present inside lysosome। लाइसोसोम के अंदर ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, मतलब लाइसोसोम इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग एनीथिंग इनसाइड ए सेल। सेल के अंदर कोई भी चीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, anything, it is capable of digesting anything inside a cell or everything inside a cell, correct? Okay, देखो ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर, वेसिकल्स जिनके अंदर होते हैं। ये हो गया सपोज आपका लाइसोसोम, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो बच्चों लाइसोसोम का फंक्शन फिर क्या हुआ? बच्चों अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेल या फिर कोई भी स्ट्रक्चर सेल के अंदर जो ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो सेल के अंदर अगर कोई भी ऑर्गेनेल ठीक से काम नहीं कर रहा है, ओके, ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्या करना है उसका? इफ समथिंग इज माल फंक्शनिंग, उसको हमको डाइजेस्ट कर देना है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना है, क्योंकि इट विल अफेक्ट अदर थिंग्स, राइट। तो वो जो डिफेक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर, उनका डाइजेशन का काम किसका है? लाइसोसोम का। लाइसोसोम जो है वो डिफेक्टिव ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर देता है। अच्छा बच्चों ये सोचो, अगर पूरा सेल माल फंक्शनिंग हो गया, मतलब पूरा जो सेल है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, ओके, तो हमको क्या करना है? अभी पूरा सेल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो पूरा सेल को जो डाइजेस्ट करने के लिए ये जो लाइसोसोम है अपना, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है, ये खुद जो है बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, इट बर्स्ट होने से क्या होगा? इसके अंदर जो एंजाइम्स थे निकल जाएंगे बाहर, मतलब सेल में चारों तरफ स्प्रेड हो जाएंगे। चारों तरफ स्प्रेड होने से सेल के जितने भी सारे मटेरियल्स हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो पूरा सेल जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये लाइसोसोम जिस सेल के अंदर प्रेजेंट था उसी सेल को डाइजेस्ट कर दे रहा है। अगर सेल माल फंक्शनिंग हो गया तो खुद के सेल को डाइजेस्ट कर देगा लाइसोसोम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुइसाइडल बैग। ठीक है, इसको बोलते हैं सुइसाइडल बैग और सुइसाइडल सैक बोलते हैं। समझ में आया? व्हाई इट इज कॉल्ड सुइसाइडल बैग? लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? समझ में आया? तो Yes, sir. एक और चीज, अगर Yes. सपोज ये लाइसोसोम है, अगर सेल के अंदर कोई एक पैथोजन घुस गया, सपोज बैक्टीरिया घुस गया, ठीक है, व्हाट लाइसोसोम विल डू? इट विल एनगल्फ देम, इट विल एनगल्फ देम एंड डाइजेस्ट इनसाइड इट। ठीक है, क्योंकि इसके पास सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, इट कैन डाइजेस्ट एनीथिंग, तो बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेगा उसके अंदर और डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो लाइसोसोम का काम ये सब होता है, basically to destroy thing, clear? Okay, now comes vacuoles। Yes, sir. बच्चों वैक्यूल्स कौन से सेल में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं? बताओ। Plants. एग्जैक्टली,
So these are large vacuoles are present in plant cells, whereas very small vacuoles are present in animal cells. एनिमल सेल में इधर एब्सेंट होते हैं, अगर होते हैं बहुत सारे बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है. ठीक है, देखो वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस. इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस कंटेनिंग क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन वैक्यूल. सैप का मतलब है, सैप मतलब सॉल्यूशन काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, प्लांट में जो सारे चीजें प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में या फिर किसी भी सेल में, अरे मेन चीज क्या है इसमें, वाटर. और इसी वाटर में बहुत सारे चीजें डिजोल्व होते हैं, मतलब आपका जो मिनरल्स हो गए, आयंस हो गए और जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सारे डिजोल्व होके रहते हैं ना किसमें, वाटर में. तो उसी चीज को बोलते हैं सैप. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सैप. तो वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल, दीज आर स्टोर्ड इन वैक्यूल. ठीक है, they are stored in vacuole. बच्चों वैक्यूल इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. ठीक है, वैक्यूल के चारों तरफ एक ही मेम्ब्रेन होता है. अगर ये वैक्यूल हुआ तो इसके चारों तरफ एक ही मेम्ब्रेन होता है, एंड दैट सिंगल मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट. ठीक है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट. याद रखना इसको, द सिंगल मेम्ब्रेन और द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट. क्लियर. Yes, तो sir. वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सैप. ठीक है, इसके अंदर सारे जो सॉल्यूशंस है वो सारे प्रेजेंट, सैप प्रेजेंट. अच्छा, इन एमीबा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन. बच्चों सपोज ये हो गया आपका अमीबा, ये हो गया उसका न्यूक्लियस. एमीबा क्या करता है, मतलब उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, वो एक वैक्यूल बनाता है. उसके बॉडी के अंदर क्या बनाता है, वैक्यूल. और उस वैक्यूल में सारे जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसको डिपॉजिट करता है. ठीक है, सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को डिपॉजिट करता है. इसी वैक्यूल को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. और वंस इसमें सारे जो लोडेड हो गए एक्सक्रीटरी मटेरियल, ये इसको बाहर फेंक देता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को लेके बाहर रिलीज कर देता है. तो समझ में आया. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एमीबा. क्लियर. ओके, व्हाट नेक्स्ट. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखो, इन मेनी सेल्स लाइक इन प्रोटिस्ट. प्रोटिस्ट समझ में आता है आपको, किंगडम प्रोटिस्टा के बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा के जितने सारे ऑर्गेनिज्म है हम उनको बोलते हैं प्रोटिस्ट. ठीक है, जैसे एनिमलिया किंगडम, एनिमलिया के अंदर जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको बोलते हैं एनिमल्स. प्लांटे के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको बोलते हैं प्लांट्स. वैसे ही प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको बोलते हैं प्रोटिस्ट. ठीक है, प्रोटिस्ट के अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल इज आल्सो फॉर्म. बच्चों प्रोटिस्ट के बढ़िया सा एग्जांपल है एमीबा. एमीबा भी एक प्रोटिस्ट होता है. ठीक है, इसमें हमने देखा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाते हुए देखा इसको एक्सक्रीशन के लिए. वैसे ही ये फूड वैक्यूल भी बनता है. सपोज ये हो गया फूड मटेरियल, ये इसको अंदर एनगल्फ कर लेता है. ठीक है, by using pseudopodia it engulfs the food particle and encloses it within a vacuum. ठीक है, सपोज ये वाला था फूड मटेरियल, तो फूड मटेरियल को वैक्यूल के अंदर एनक्लोज कर दिया. ये जो वैक्यूल बना यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल. ठीक है बच्चों, फूड वैक्यूल इज डिफरेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज डिफरेंट. फूड वैक्यूल में क्या होता है, एमीबा खाना खाता है. ठीक है, तो वंस ये वैक्यूल के अंदर ले लिया उसने फूड को, फिर उसने रिलीज करता है सारे एंजाइम्स वैक्यूल के अंदर. ठीक है, सारे एंजाइम्स जो है उसको वैक्यूल्स के अंदर रिलीज कर देता है एमीबा. और इसी फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट भी हो जाएगा. वंस डाइजेस्ट हो गया फिर उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है. ये पूरा प्रोसेस है एमीबा का जो ईटिंग प्रोसेस. ठीक है, तो वी जस्ट हैव टू रिमेम्बर व्हाट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोटिस्ट्स. प्रोटिस्ट्स बनाते हैं फूड वैक्यूल. ठीक है, तो वैक्यूल्स के बारे में सबको समझ में आया. ये देखो प्लांट सेल में यहाँ पे देखो कितना बड़ा वैक्यूल बना हुआ है, दिस द वैक्यूल. बच्चों क्योंकि वैक्यूल के अंदर बहुत सारे लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी. क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल. ठीक है,
टर्जिडिटी टू प्लांट सेल। बच्चों टर्जिडिटी क्या है? टर्जिड मतलब टाइट, ठीक है। देखो बलून के अंदर जब तक एयर नहीं होता है, किस कंडीशन में होता है? फ्लासिड कंडीशन में होता है, ठीक है। जब उसमें हम एयर ब्लो करेंगे वो धीरे धीरे फूलेगा और टाइट हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलेंगे टॉर्जिड कंडीशन, ठीक है। तो कुछ वैसा ही होता है सेल में। तो सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसमें बहुत सारे लिक्विड्स प्रेजेंट है। उसी लिक्विड्स के वजह से, मतलब देखो, अगर ये प्लांट सेल हो गया, सपोज दिस इज अ प्लांट सेल, इसका जो मैक्सिमम स्पेस है वो वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। इसका मैक्सिमम स्पेस जो है वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है, और न्यूक्लियस जो है एक एक साइड में शिफ्ट हो जाता है वैक्यूल के वजह से, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस और ये है वैक्यूल, ठीक है। और इस वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं सारे वाटर सैप, ये सारे स्टोर होते हैं। तो अंदर से क्या प्रोवाइड करता है ये सेल को? टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। न्यूक्लियस को साइड में धकेल देता है और खुद सारा स्पेस ले लेता है। और क्या काम करता है? प्लांट सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब टाइटनेस अंदर से। समझ में आया? यस सर। ओके, तो वैक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। इसका फंक्शन सबको पता है। क्या फंक्शन है इसका? तो हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस, राइट। तो हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। बच्चों वाई पावर हाउस? पावर हाउस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बच्चों कोई भी लिविंग सिस्टम का एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म क्या है? एटीपी है ना। एटीपी इज द एनर्जी, एटीपी इज द एनर्जी। तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है एनर्जी इनसाइड सेल। और ये एटीपी बनाता कौन है? पावर हाउस। पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अच्छा, एटीपी बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? एटीपी बनाने के लिए ये करता है रेस्पिरेशन, ठीक है। कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन, है कि नहीं? एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके उसमें से क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा। लेकिन ये सारा जो स्टेप्स है, मतलब सारा जो प्रोसेस है, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। कुछ प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, कुछ प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के चैप्टर में। यू जस्ट रिमेम्बर mitochondria is the powerhouse of the cell. Why it is powerhouse of the cell? Because it releases energy in the form of ATP. इतना समझ में आ गया? Okay, next thing is, बच्चों इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक बाहर की तरफ होता है और द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड। देख रहे हो आप? इनर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड। बाहर का मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड है, अंदर की तरफ फोल्ड्स बने हुए हैं इसके, ठीक है। अच्छा, तो इट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, ये जो मेम्ब्रेन का नंबर है हम उसको हमको याद करना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन है। ये सब चीजें आपको याद करना है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बाहर का जो मेम्ब्रेन है स्मूथ हो गया, अंदर का जो मेम्ब्रेन है ऐसे ऐसे फोल्ड्स बना हुए, ओके। तो इन फोल्ड्स को हम क्या बोलेंगे? व्हाट आर these folds called? कैन एनीवन टेल मी? these folds are known as cristae. इन folds को हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे cristae, ठीक है। तो बोलते हैं cristae। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? यस सर। देखो इन दो मेम्ब्रेन के वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के दो स्पेसेस बन रहे हैं, मतलब दो कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ये हो गया एक आउटर कंपार्टमेंट, है कि नहीं, और इसके अंदर हो गया आपका इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जो स्पेस है, इसको हम बोलेंगे लूमेन। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड लूमेन, लूमेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सब बता दिया मैंने। व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको, ओके। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे याद रखना है आपको, ये जो अंदर की तरफ फोल्डिंग्स है इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको?
क्रिस्टे बोलते हैं, राइट, इसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। इसी क्रिस्टे के ऊपर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे करके होते हैं, करेक्ट, इनर मेम्ब्रेन से निकल के अंदर की तरफ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। these particles are known as F1 पार्टिकल, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, F1 पार्टिकल। बच्चों यही है F1 पार्टिकल्स दैट विल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है, फाइनली जो एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में इनके मदद से बनता है, क्योंकि एटीपी बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो प्रेजेंट होते हैं इसी F1 पार्टिकल्स, ठीक है, समझ में आया पूरा? अरे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबको समझ में आ गया या फिर कोई डाउट है, बताओ? ओके, so this is all about mitochondria, and the most important point is here, mitochondria has its own DNA and ribosomes, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सेल, देखो डीएनए और राइबोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सेल के अंदर होते हैं, सेल के हिसाब से वो काम करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल एक ऑर्गेनेल है, राइट, ये ऑर्गेनेल होके भी इसके अंदर उसका डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। मतलब ये डीएनए और राइबोसोम जो प्रेजेंट है ये क्या काम में काम मतलब हेल्प करते होंगे, बताओ? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, इट कैन रेप्लिकेट, माइटोकॉन्ड्रिया कैन रेप्लिकेट, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट, ठीक है। और इस डीएनए का नेचर क्या है? दिस इज ए सर्कुलर डीएनए, दिस इज ए सर्कुलर डीएनए, ऐसे सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है बच्चों। राइबोसोम जो प्रेजेंट है ये कौन से टाइप का? 70S टाइप का। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन बनाना, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को जो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं वो खुद बना लेता है। सारे प्रोटीन्स नहीं बना पाता है, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब खुद बना लेता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस। बच्चों सेमी ऑटोनोमस समझ में आ रहा है? ऑटोनोमस क्या होता है? जो मतलब फुली इंडिपेंडेंट हो, वो जो खुद का काम खुद ही कर ले, सारा काम, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस मतलब आधा इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये कुछ फंक्शन के लिए सेल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब दूसरे ऑर्गेनेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, माइटोकॉन्ड्रिया कैन सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, एंड क्योंकि ये अपना काम खुद कर लेता है विदाउट बीइंग डिपेंडेंट अपॉन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ये पूरा लाइन जो समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके, अभी देखते हैं न्यू टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल विच इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्लांट्स। बच्चों प्लास्टिड्स जो है सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, राइट। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आपको नहीं मिलेंगे। देखो, तो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन, these are found in plant cells which bear pigments, बच्चों ये जो पिगमेंट्स होते हैं these are responsible for coloring, तो प्लांट में हम जो कलर्स देख रहे हैं those colors are due to these pigments, ठीक है। प्लास्टिड के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उन्हीं के वजह से प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। These are imparting different colors to plant parts. Okay. So based on the type of pigments, plastids are of three types. बच्चों कौन सा प्लास्टिड के पास कौन से पिगमेंट्स है उसी के बेसिस में हम प्लास्टिड को 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया आपका लिपोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एंड chromoplast. These are the 3 types of plastids. 1, 2 and 3 types of plastids.
एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। बच्चों ल्यूकोप्लास्ट जो है ये है कलरलेस, इसके पास कुछ भी कलर नहीं होता है। दिस इज कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड इसका काम क्या होता है? इट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है फूड स्टोरेज या फिर न्यूट्रिएंट स्टोरेज। ठीक है, ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन। एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इट स्टोर्स, कौन सा न्यूट्रिएंट स्टोर कर रहा है उसी के हिसाब से ल्यूकोप्लास्ट के डिफरेंट टाइप्स है। देखो क्या क्या टाइप्स है। एक हो गया आपका एमाइलोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है, अगर ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है हम उसको बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट। अगर वो फैट स्टोर कर रहा है हम उसको बोलेंगे एलायोप्लास्ट। अगर वो प्रोटीन स्टोर कर रहा है हम उसको बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, वो प्लास्ट तीन टाइप के होते हैं, amyloplast, elayoplast and aleuroplast. This is based on the type of material they store. अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है एमाइलोप्लास्ट, फैट के लिए एलायो एंड प्रोटीन के लिए एल्यूरो। समझ में आ गया लिपोप्लास्ट पूरा? ओके बच्चों, नेक्स्ट इज योर क्रोमोप्लास्ट। बच्चों क्रोमा मीन्स कलर। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट इज ए कलरफुल प्लास्ट। इसके पास क्रोमोप्लास्ट में बहुत वैरायटी के कलर्स होते हैं। ठीक है, बहुत वैरायटी के कलर्स होते हैं क्योंकि इट कंटेन्स कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। इट कंटेन्स कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स सच एज कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एटसेट्रा। बच्चों ये सारे ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। ज़ैंथोफिल एक ग्रुप हो गया, कैरोटीन एक ग्रुप हो गया, क्लोरोफिल भी एक ग्रुप है। लेकिन क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में नहीं होता है। बच्चों ये जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है ये, इसमें रेड कलर होते हैं, येलो कलर होते हैं, ऑरेंज कलर होते हैं। बच्चों ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप देख रहे हो प्लांट में, ग्रीन कलर किसके वजह से? क्लोरोफिल के वजह से, उसको छोड़ दो, वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। बाकी ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस हो गया। बाकी जितने सारे कलर्स देख रहे हो आप प्लांट में, फ्लावर में, फ्रूट में, जितने सारे डिफरेंट कलर्स देख रहे हो, दे आर ऑल ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, दे आर ऑल ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। समझ में आया आपको? बच्चों Yes, टमाटो का कलर रेड है, क्यों है? क्योंकि उसके सरफेस में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। कौन सा? उसके सरफेस में प्रेजेंट होता है पिगमेंट जिसको बोलते हैं हम लाइकोपीन। लाइकोपिन पिगमेंट्स की वजह से टमाटो रेड दिखता है। ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स इम्पार्ट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स टू प्लांट पार्ट्स। समझ में आया क्रोमोप्लास्ट के बारे yes, में? sir. ओके, so this is all about chromoplasst. Let us now proceed to chloroplast. बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है प्लांट्स के लिए। क्या काम करता है बोलो? क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल, राइट? क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट? ये सब आपको पहले से पता है। ओके, तो क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। हालांकि और भी डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, ये सारे भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम उनके बारे में पढ़ेंगे किसमें? इन द चैप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन द चैप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। So for now you just remember chloroplast contain chlorophyll which is the main pigment responsible for photosynthesis. Clear? एंड इसका काम क्या होता है? क्लोरोफिल का फंक्शन होता है ट्रैपिंग सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? क्लोरोफिल का है। ठीक है, क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट। ओके, so these are green colored plastids, right? Chloroplasts are green colored plastids, and green color is due to the pigment chlorophyll, and these are found in mesophyll cells of leaves. बच्चों लीव्स के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वहां प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। देखो अगर एक लीफ को हम ऐसे काट लेते हैं, ट्रांसवर्स कट ले लेते हैं इसका, ठीक है? सपोज ये हो गया लीफ का एक सेक्शन। बच्चों ऊपर की तरफ क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा अपर एपिडर्मिस, ठीक है, अपर एपिडर्मिस, और नीचे की तरफ होगा आपका लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस मतलब आउटर कवरिंग, ठीक है। अरे लीफ आप देख रहे हो ना, लीफ के एक बाहर का सरफेस होता है, मतलब एक ऊपर का सरफेस होता है, एक नीचे का सरफेस होता है। ऊपर का सरफेस जो है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, नीचे का जो सरफेस होता है वो होता है लोअर एपिडर्मिस, अपर का अपर एपिडर्मिस, ठीक है। और दो सरफेस के बीच में ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलेंगे, इन सेल्स को हम बोलेंगे मेसोफिल सेल्स, ओके, इनको हम बोलेंगे मेसोफिल सेल्स, ओके। तो मेसोफिल सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। आप ये जो क्लोरोप्लास्ट देख रहे हो, these are actually present in these mesophyll cells, mesophyll cells के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया? सरफेस में नहीं होते हैं, लीफ के सरफेस में नहीं होते हैं क्लोरोप्लास्ट, कहाँ होते हैं? मेसोफिल सेल्स में होते हैं, जो सिल्क लीफ के मतलब बीचों बीच प्रेजेंट, ओके। तो लोकेशन समझ में आ गया क्लोरोप्लास्ट का? Yes, sir. As I said earlier, these are double membrane bound structures. These are double membrane bound structures. दो membranes present होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में दो membranes present थे, वैसा ही क्लोरोप्लास्ट में भी दो membranes. Next is the space limited by the inner membrane is called stroma. तो एक काम करते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं. Suppose this is a chloroplast. दो membranes होते हैं, एक आउटर हो गया, एक इनर हो गया. तो दो मेम्ब्रेन्स बन गए, these are the two membranes, ओके। तो ये जो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, मतलब जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है या फिर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा, ठीक है, उसको बोलेंगे स्ट्रोमा। अच्छा, इसी के अंदर ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लैटेंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स आल्सो प्रेजेंट एंड दे रिमेन इन स्टैक्स, ऐसे स्टैक्स बना के रहते हैं। स्टैक आपको समझ में आता है, एक के ऊपर एक, जैसे कैरम डॉट्स एक के ऊपर एक रखा जाता है ना, Yes, sir. तो ऐसे करके हैं स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स। बच्चों यहाँ पे जो ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो आप, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, एक एक कॉइन को बोलेंगे थाइलाकॉइड, ठीक है। एक एक कॉइन को क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड, ठीक है। एंड ये पूरा ग्रुप को क्या बोलेंगे? ये जो पूरा ग्रुप देख रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रैनम, ठीक है, इसको बोलेंगे ग्रैनम। मतलब एक स्टैक को हम बोलेंगे ग्रैनम एंड इंडिविजुअल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। मतलब एक ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड फॉर्म्स अ ग्रैनम। बच्चों ग्रैनम का प्लूरल होता है ग्राना, ग्रानम का प्लूरल होता है ग्राना। तो ऐसे बहुत सारे ग्रानम प्रेजेंट होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यहाँ पे सपोज एक प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रानम प्रेजेंट होते हैं। तो टुगेदर सबको हम क्या बोलेंगे? ग्राना। तो जो फ्लूइड पार्ट हो गया स्ट्रोमा बोलेंगे हम उसको, और ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है जिसमें थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलेंगे ग्राना। तो स्ट्रोमा एंड ग्राना, क्लोरोप्लास्ट, द इंटीरियर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। एक हो गया आपका फ्लूइड पार्ट दैट इज स्ट्रोमा, एक हो गया आपका मेम्ब्रेनस पार्ट दैट इज योर ग्राना। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, देखो, तो एक एक ग्रुप को हम बोलेंगे ग्रानम, पूरा जो क्लस्टर है उसको बोलेंगे ग्राना। एंड बच्चों ये जो ग्रानम्स है या फिर ये जो थाइलाकॉइड्स के ग्रुप्स हैं, दे आर आल्सो इंटरकनेक्टेड, ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, दे आर आल्सो इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्यूब्यूल्स। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्ट्रोमा लामेले, ठीक है, इसका नाम है स्ट्रोमा लामेला, ठीक है। अगर एक है, मतलब इफ वन इज देयर, हम उसको बोलेंगे स्ट्रोमा लामेला। अगर प्लूरल लेंगे तो स्ट्रोमा लामेले, ठीक है। तो व्हाट आर स्ट्रोमा लामेले? दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स थाइलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्राना। समझ में आया? Yes, sir. बच्चों ये जो फोटोसिंथेसिस होता है,
जब ये फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है आपका लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन में वाटर स्प्लिटिंग एंड कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, वो सब होता है किसमें, लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो, ये जो स्ट्रोमा है इसमें होता है डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा पार्ट में क्या होता है डार्क रिएक्शन। एंड ग्राना में क्या होता है, ये जो ग्राना देख रहे हो, ग्राना में क्या होगा, इसमें होगा लाइट रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस, एक होता है स्ट्रोमा में, एक होता है ग्राना में। समझ में आ गया पूरा? Yes, sir. So this is the structure of chloroplast, सबके बारे में हमने पढ़ लिया है। Okay, and one more thing you have to remember, like mitochondria, chloroplasts and plastids, they also have their own DNA and ribosomes. ठीक है, उनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। मतलब एक चीज यहाँ पे है, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कौन सा होता है, कौन से टाइप का, 70S और 80S? 80S. वेरी गुड, 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, करेक्ट। लेकिन उसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इन दोनों के पास कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट है, देखो, दिस इज द डिफरेंस, हियर इट इज 70S टाइप। ठीक है, अरे ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो अगर Yes, हम sir. सेल के अंदर देखेंगे, सेल के अंदर आपको मिलेगा 80S राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको दिखेगा 80S राइबोसोम। हाउएवर, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखते हैं, उसके अंदर भी राइबोसोम्स है, लेकिन वो वाले जो राइबोसोम्स है वो है 70S टाइप के। क्लियर? वो है 70S टाइप। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स है वो है 70S टाइप के, लेकिन पूरे सेल के अंदर जो राइबोसोम्स है वो है 80S टाइप के। So here is a difference, an important difference you have to remember. Clear? Yes, sir. And just like mitochondria, we can call chloroplast as semi-autonomous organelles. इसको भी हम semi-autonomous organelle भी बोलेंगे ना। सेमी-ऑटोनोमस क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है। एक क्लोरोप्लास्ट दूसरा क्लोरोप्लास्ट बना सकता है, इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। ठीक है, एंड ये खुद का प्रोटीन भी बना सकता है, तो कुछ काम खुद से कर लेता है, सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। समझ में आया पूरा? Yes, sir. ओके, so students, that is it from today's class. So this is your 3D structure of chloroplast. You can, okay, so we will study rest of the organelles and about nucleus, chromosome, everything in the next class. ठीक है, till then, bye bye. Thank you, sir. Welcome, bye bye.